हेलो दोस्तों, आप सभी का स्टडी ऑनलाइन पॉइंट में स्वागत है। आशा करता हूं कि आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी। आज का पॉलिटी का क्विज है। क्वेश्चन 1 देखेंगे। केंद्र में द्वैत शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? तो ये भारत सरकार अधिनियम 1919 में स्थापित किया गया था और 1935 में इसको समाप्त कर दिया गया था। व्याख्या देखेंगे। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत केंद्र में द्वैध शासन, एक नए अखिल भारतीय संघ की स्थापना तथा प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त करने का प्रावधान किया गया। प्रांतों में द्वैध शासन का उपबंध 1919 के अधिनियम द्वारा किया गया था। केंद्र में द्वैध शासन के तहत संघीय विषयों को दो भागों में बांटा गया: आरक्षित और हस्तांतरित विषय। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। तो ये जनवरी 22, 1947 को पारित किया गया था। व्याख्या देखेंगे। 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा भारत को एक संविधान देने का उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव को 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया गया था। आगे चलकर यही उद्देश्य प्रस्तावना का प्रारूप बना। संविधान सभा ने डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया? तो 29 अगस्त 1947 को किया गया था। संविधान के प्रारूप पर विचार करने हेतु संविधान सभा द्वारा 29 अगस्त 1947 को संकल्प पारित करके डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण जुडिशियल रिव्यू की संकल्पना निम्नलिखित किस देश के संविधान से ली गई है? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है। व्याख्या देखेंगे। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है। इसका आशय है कि सर्वोच्च न्यायालय विधानों एवं आदेशों का न्यायिक पुनर्विलोकन कर सकता है तथा उन विधानों एवं आदेशों को शून्य घोषित कर सकता है जो संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी संस्था और संविधान के अनुच्छेद सुमेलित है? तो इसमें भारत का निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324 सुमेलित है। बाकी सब भारत का सर्वोच्च न्यायालय 318 नहीं होगा। भारत का सर्वोच्च न्यायालय जो है वो 124 से होगा। वहीं अनुच्छेद 318 लोक सेवा आयोग से संबंधित होगा। तो इस तरह ऑप्शन बी सही है। व्याख्या है, महाधिवक्ता यहाँ पे महाधिवक्ता का प्रावधान 165 के तहत महाधिवक्ता की नियुक्ति संबंधी प्रावधान अनुच्छेद 165 में, जबकि अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं। व्याख्या है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग का गठन का प्रावधान है। निर्वाचन आयोग का गठन मुख्यमंत्री निर्वाचन आयुक्त तथा ऐसे अन्य निर्वाचन आयुक्तों से किया जाता है जिनकी संख्या समय समय पर राष्ट्रपति द्वारा नियत की जाती है। अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय के गठन का प्रावधान है, जबकि अनुच्छेद 318 में लोक सेवा आयोग के सदस्यों और कर्मचारियों की सेवा की शर्तों के बारे में विनियमन बनाने की शक्ति निहित है।
संघ लोक सेवा आयोग अनुच्छेद 315 में उल्लिखित है, जबकि अनुच्छेद 332 राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण से संबंधित है। राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति संबंधी प्रावधान अनुच्छेद 165 में है, जबकि अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मद भारत के संविधान की समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं? तो ऑप्शन देखिए, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता, प्रति व्यक्ति कर, निखात निधि। तो ए है, ऑप्शन ए सही है, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन। व्याख्या है, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन समवर्ती सूची तथा लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता ये समवर्ती सूची में है। प्रति व्यक्ति कर तथा निखात निधि राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8वां क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया? तो 42वां संशोधन के तहत जोड़ा गया। व्याख्या है, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? तो ये संविधान के प्रस्तावना में दिया गया है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, संविधान की प्रस्तावना। संविधान की प्रस्तावना के तहत भारत को पंथ निरपेक्ष राज्य वर्णित किया गया है। यह शब्द संविधान के 42वें संशोधन 1976 से जोड़ा गया। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है, लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था है। भारत एक प्रभु सत्ता संपन्न राज्य है। भारत में लोकतांत्रिक समाज है। भारत एक कल्याणकारी राज्य है। तो चारों ऑप्शन सही है यहाँ पे, तो हो जाएगा 1 2 3 4, ऑप्शन डी हो जाएगा। यहाँ पे चारों ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। व्याख्या है, भारतीय संविधान के तहत भारत में एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था है तथा यह एक प्रभुसत्ता संपन्न राज्य है। नीति निर्देशक तत्वों के द्वारा संविधान निर्माताओं ने कल्याणकारी राज्य की संकल्पना को भी अभिव्यक्त किया है। साथ ही भारतीय समाज को भी लोकतांत्रिक माना जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार किसे है? तो ये संसद को है। भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार संसद को है। अनुच्छेद 2 के अनुसार वह नए राज्यों का भारतीय संघ में प्रवेश कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि भारतीय संघ में एक नए राज्य का सृजन किया जाना है तो संविधान के किस अनुसूची का संशोधन करना आवश्यक होगा? तो प्रथम अनुसूची का संशोधन करना आवश्यक होगा, ऑप्शन डी करेक्ट है। व्याख्या है, संविधान की प्रथम अनुसूची में राज्यों एवं उनके क्षेत्रों का विवरण है। अतः भारतीय संघ में एक नए राज्य के सृजन हेतु इस अनुसूची में संशोधन करना आवश्यक होगा। भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है। तो जन्म द्वारा प्राप्त की जा सकती है, देशीकरण द्वारा प्राप्त की जा सकती है, किसी भूभाग के सम्मिलित द्वारा है, ये भी प्राप्त किया जा सकता है। भारतीय बैंक में धन जमा करके नहीं प्राप्त किया जा सकता है नागरिकता, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। व्याख्या है, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 बाद में संशोधित द्वारा
भारतीय नागरिकता निम्नलिखित तरीकों से प्राप्त किया जा सकती है। जन्म द्वारा, रक्त संबंध या वंशक्रम द्वारा, रजिस्ट्रीकरण द्वारा, देशीकरण द्वारा एवं किसी भूभाग के सम्मिलन द्वारा। भारतीय बैंक में धन जमा करना एक वाणिज्यिक व्यवहार है। यह नागरिकता प्राप्त करने का तरीका नहीं है। सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करते हैं। निम्नलिखित में से किसके द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार का लोप किया गया? तो यह संविधान के 44वां संशोधन अधिनियम द्वारा इसका लोप किया गया था। व्याख्या है, संविधान के 44वें संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार का लोप किया गया तथा इसे कानूनी अधिकार का दर्जा दिया गया। तत्समय मोरारजी देसाई जनता पार्टी शासन में प्रधानमंत्री थे। भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें किस संविधान से प्राप्त हुई? तो ये आयरलैंड के संविधान से प्राप्त हुई थी। व्याख्या है, भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें वर्ष 1937 के आयरलैंड के संविधान से प्राप्त हुई। आयरलैंड के संविधान से अनुसरणी इस भाग पर फेबिनियन समाजवाद, उदार लोकतांत्रिक विचारधाराओं, गांधीवादी मानवाधिकारों की सार्वत्रिक घोषणाओं आदि का व्यापक प्रभाव पड़ा है। निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? तो मौलिक कर्तव्य न्यायपालिका से कार्यपालिका पृथक्करण ये मौलिक कर्तव्य नहीं है। बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा ये मूल अधिकार है। छुआछूत की परंपरा को समाप्त करना ये भी मूल अधिकार है, मौलिक अधिकार है। तो यहाँ पे बी जो है ये मौलिक कर्तव्य है। हमारी मिली जुली संस्कृति की समृद्धि विरासत को संरक्षित करना ये मौलिक कर्तव्य है, जो 51 क में दिया गया, 51A में दिया गया है। व्याख्या है, हमारी मिली जुली संस्कृति का समृद्ध विरासत को संरक्षित करना एवं महत्व प्रदान करना मौलिक कर्तव्य है। यह अनुच्छेद 51 क च के तहत शामिल किया गया। भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है? तो भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के द्वारा एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से होता है। तो यहाँ ऑप्शन डी हो जाएगा, अप्रत्यक्ष मतदान से। व्याख्या देखेंगे, भारत में राष्ट्रपति के निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा होता है और ऐसे निर्वाचन में मतदान गुप्त होता है। अनुच्छेद 54 के अनुसार निर्वाचक गण में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य तथा दिल्ली और पांडिचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। तो ये संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और दिल्ली और पांडिचेरी के निर्वाचित सदस्य, विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। अर्थात जनता राष्ट्रपति के निर्वाचन में प्रत्यक्ष भाग नहीं लेती है। इस प्रकार राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष निर्वाचन, तो अप्रत्यक्ष निर्वाचन हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए कूट से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। संघ की कार्यपालिका की शक्ति प्रधानमंत्री में निहित है। तो प्रधानमंत्री में नहीं निहित होकर राष्ट्रपति में निहित होती है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, सही है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के प्रधान होते हैं, सही है। यह आवश्यक नहीं कि नियुक्ति के समय प्रधानमंत्री संसद के
किसी सदन का सदस्य हो। तो ये सही है। 6 महीने के बाद लोकसभा का सदस्य होना आवश्यक है प्रधानमंत्री को, अतः ये भी सही होगा। तो हो जाएगा, पहला ऑप्शन गलत है, तो 2, 3, 4 ऑप्शन सही। व्याख्या है, संविधान के अनुच्छेद 53(1) के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और वह इसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करेगा। अनुच्छेद 74(1) के तहत प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रधान होता है। अनुच्छेद 75(1) के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है। कोई भी व्यक्ति यदि संसद सदस्य नहीं है तो भी वह प्रधानमंत्री बन सकता है या मंत्रिपरिषद में सम्मिलित हो सकता है, लेकिन 6 माह के भीतर उसे सदन की सदस्यता अवश्य लेनी होगी। निम्नलिखित में से किस किस ने भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला था इसमें ऑप्शन में? तो मोहम्मद हिदायतुल्लाह और शंकर दयाल शर्मा उपराष्ट्रपति के बाद राष्ट्रपति बने थे। तो ये मतलब इन्होंने उपराष्ट्रपति पद संभाला था। तो ये हो जाएगा 1 और 4। मोहम्मद हिदायतुल्लाह 1979 व्याख्या है 1979 से 84 के मध्य तथा डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा 1987 से 92 के मध्य उपराष्ट्रपति रहे भारत के। श्री फखरुद्दीन अहमद तथा नीलम संजीवा रेड्डी भारत के उपराष्ट्रपति नहीं रहे थे, इन्होंने सीधे भारत के राष्ट्रपति पद को सुशोभित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉलिसिटर जनरल निम्न में से क्या होता है? तो सॉलिसिटर जनरल कानूनी सलाहकार होता है। अटॉर्नी जनरल के अतिरिक्त भारत सरकार को कानूनी सलाहकार के रूप में अन्य विधि अधिकारी भी होते हैं, इन्हें सॉलिसिटर जनरल कहा जाता है। ये अटॉर्नी जनरल को उसके दायित्वों के निर्वहन में सहायता प्रदान करते हैं। भारत का सॉलिसिटर होता है, भारत का सॉलिसिटर एक न्यायिक सलाहकार होता है। व्याख्या है, अटॉर्नी जनरल के अतिरिक्त भारत सरकार के कानूनी सलाहकार के रूप में एक अन्य विधि अधिकारी भी होते हैं, इन्हें सॉलिसिटर जनरल कहा जाता है। ये अटॉर्नी जनरल को उसके दायित्वों के निर्वहन में सहायता करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार में सबसे ऊंचे पद का सिविलियन अधिकारी कौन है? सिविलियन अधिकारी मतलब ये है कि जो जनता के द्वारा न चुन करके सिविल द्वारा चुन के आया हो, आयोग द्वारा चुन के आया हो, तो वो होगा मंत्रिमंडल सचिव, सबसे बड़ा सिविलियन अधिकारी होता है। भारत सरकार में सबसे ऊंचे पद का सिविलियन अधिकारी मंत्रिमंडल सचिव होता है। वह मंत्रिमंडल सचिव का प्रमुख है, वह देश का वरिष्ठतम लोक सेवक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में निर्धारित किए गए लोकसभा में सदस्यों की संख्या अधिकतम होती है, तो अधिकतम में 552 हो सकती है। इसका व्याख्या है, लोकसभा जनता की सभा है, इसके सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन से चुने जाते हैं। इसके सदस्यों की अधिकतम संख्या 552, 530 राज्यों प्लस 20 संघ राज्यों प्लस 2 एंग्लो इंडियन समुदाय से हो सकती है। तो इस तरह अधिकतम संख्या सी हो गया 552। इस तरह हमारा MCQ कंप्लीट हुआ। दोस्तों, आप लोगों से निवेदन है कि हमारा चैनल स्टडी ऑनलाइन पॉइंट सब्सक्राइब कर लें, जिससे आप लोगों को जो भी नोटिफिकेशन हो मिल सके। आइकॉन प्रेस कर लीजिए, बेल आइकॉन जो है प्रेस कर लीजिए, जिससे नोटिफिकेशन आप लोगों से जो भी अपडेट्स हो पहुंचते रहें और आप लोगों की तैयारी सुचारू रूप से चलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।